आज हम प्रबंध के सेकंड चैप्टर की बात करेंगे कि प्रबंध की प्रक्रिया, कौशल व भूमिका, यानी प्रबंध की का प्रोसेस, स्किल्स एंड रोल। ये कहा जाता है कि प्रबंध की प्रक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट जो है वह है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया, एक बहुत बहुचर्चित परिभाषा है। वह ये कहती है कि ए प्रोसेस इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग थिंग। प्रक्रिया कार्य को व्यवस्थित रूप से करने का तरीका है। यानी हम प्रक्रिया किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को सही तरीके से करने की क्रिया को, एक व्यवस्थित तरीके से करने की क्रिया को हम प्रक्रिया कहा करते हैं। यानी अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग थिंग। हर कार्य को करने का एक सही तरीका होता है, और उस सही तरीके को जो है के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो कार्य हमेशा ज़्यादा बेहतर होगा, कम संसाधनों में अच्छा तरीके से किया जा सकेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रबंध जो है एक निश्चित प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। इस किसी भी संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो है प्रक्रिया का पालन करना ज़रूरी है। इसके लिए हम कुछ विशेषताएं हम निश्चित करते हैं, जैसे कार्यों की प्रक्रिया होनी बहुत ज़रूरी है। जो प्रबंध के कार्य हैं उनका जो है एक निश्चित प्रक्रिया में चलना ज़रूरी है। एक सतत प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया जो है वह कंटिन्यूअस होती है। प्रक्रिया में नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण सम्मिलित है, और ये उसी प्रकार से किया जाना ज़रूरी है। प्रबंध की प्रक्रिया या कार्य में जो मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं वह कहलाते हैं कि किस जो है प्रबंध की प्रक्रिया का चरण जो है वो प्रबंध के कार्यों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन से कार्य होते हैं? मेनली हम इनको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है निर्देशन और चौथा है नियंत्रण। ये 4 स्टेप जो है प्रक्रिया में होते हैं, और इसके साथ साथ हर प्रक्रिया के सब जो है पॉइंट भी होते हैं। जैसे नियोजन सबसे पहला हम करते हैं वह है नियोजन। प्रबंध क्या है? उसके अंदर सबसे पहला श्री गणेश जो है वो नियोजन से किया जाता है। नियोजन से इसलिए किया जाता है कि जब तक हम किसी संस्था के उद्देश्यों को, नीतियों को, कार्यविधियों को, प्रवृत्तियों को, नीतियों, बजट, व्यूहरचना, कार्यक्रम आदि को निश्चित नहीं करेंगे, तब तक प्रॉपर प्लानिंग या नियोजन नहीं होगा। नियोजन को हम कहते हैं, नियोजन मूल रूप से एक चयन प्रक्रिया है, तथा नियोजन की समस्या का जन्म कार्य के वैकल्पिक तरीकों को खोजने के साथ होता है। यानी जो भी कार्य हम कर रहे हैं नियोजन के अंतर्गत, वह एक से अधिक हैं, उसके वैकल्पिक तरीके एक से अधिक हैं, तो उसमें चयन की प्रक्रिया निश्चित होगी। चाहे वो हम उद्देश्य का निर्धारण कर रहे हों, या नीतियों का निर्माण कर रहे हैं, कार्यविधियां बना रहे हैं, प्रवृत्तियां बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं, कार्यक्रम निश्चित कर रहे हैं, उन सब को करते समय हमारे पास एक से ज़्यादा वैकल्पिक तरीके होते हैं। तो उनमें से सही चीज़ का चयन करना हमें आवश्यक है, तभी हम उसको सही तरीके से कार्य को कर सकेंगे। प्रक्रिया के दूसरे चरण में आता है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि एक संस्था में जो है भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग करना है, तो उस भौतिक और मानवीय संसाधनों को हम उस संगठन संरचना में किस प्रकार से बांटेंगे कि जो हमारा कार्य है, हमारा जो योजना है, नियोजन जो हमने तैयार किया है, वह नियोजन जो है वह सही तरीके से पूरा हो, सही उद्देश्यों की प्राप्ति हो, नीतियों की सही नीति निर्धारण हो, कार्यविधियां सही हों। ये सब चीज़ें तब सही होंगी जब संगठन पे हर पद पर उचित व्यक्ति बैठा होगा, और अधीनस्थ और कर्मचारी के बीच के संबंध जो है वो पहले से निश्चित होंगे, और वो उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। तीसरी बात जो आती है निर्देशन। निर्देशन बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान किया जाता है,
अभिप्रेरित किया जाता है और संदेशों के आदान प्रदान की व्यवस्था की जाती है। अर्थात जब कोई जितने कर्मचारी संस्था में काम कर रहे हैं, निर्देशन के अंतर्गत जो है उनको सही प्रकार से कार्य करने के तरीके जो है बताए जाते हैं, उनको निर्देशित किया जाता है और उनको अभिप्रेरित किया जाता है, उनका सुपरविज़न किया जाता है, उनसे अच्छा प्रभावशाली नियंत्रण किया जाता है, निर्देशन किया जाता है, तब कार्य जो है वह सही तरीके से संपन्न होता है। चौथा जो पार्ट आता है इसमें वो है नियंत्रण। नियंत्रण जो है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमने प्लानिंग करते समय, नियंत्रण जो है प्रबंधकीय प्रक्रिया का वह चरण है जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने कर्मचारियों के कार्यों का नियंत्रण करता है कि जो कार्य उनको दिए गए थे, जो कार्य उनको सौंपे गए थे, वो उन कार्यों को जो हमने मापदंड निश्चित किए थे उन मापदंडों के अनुसार उन्होंने वो कार्य किया है या नहीं किया है। अगर अर्थात वह कार्य अगर सही तरीके से नहीं हो पाया तो उसके कारण क्या है। नियंत्रण प्रक्रिया के 3 प्रमुख तत्व होते हैं: प्रमाप का निर्धारण करना, कार्यों का मूल्यांकन करना और क्रियाओं का सुधार करना। अर्थात जो कार्य हमने दिए हैं उनके प्रमाप निर्धारित करने पहले बहुत ज़रूरी है, तभी हम ये तय कर पाएंगे जो कार्य संपन्न हुआ है वह प्रमाप के अनुसार हुआ है या नहीं। वो है तब होगा जब हम कार्यों का मूल्यांकन करेंगे, और मूल्यांकन करते समय हम प्रमाप और किए गए कार्य के बीच में तुलना करते हैं। अगर कार्य प्रमापों से बेहतर होता है या प्रमाप के अनुसार होता है तो हमें उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर वह उससे अनुसार नहीं हुआ होता है तो हमें उसमें सुधार की क्रिया करना भी आवश्यक होता है। लास्ट जो आता है वह समन्वय, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्लानिंग से शुरू होती है, नियोजन से शुरू होती है और नियंत्रण तक आती है। हर स्तर पर समन्वय करना आवश्यक है। यदि प्रबंध के कार्य विभाजन के बिना कार्य नहीं चल सकता तो समन्वय के आवश्यक उतना ही हो जाता है जितना कि हम प्रबंध को करना कहते हैं। प्रबंध के कार्य जो है उसका जो कार्य है इस बात पर निर्भर करता है कि उसके हर नियोजन में समन्वय है या नहीं है। समन्वय को कार्य नहीं कहा जाता, ये प्रबंध का सार है, प्रबंध के बेस्ट तरीके को इजाद करता है। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य भी हो सकते हैं, जैसे कि निर्णय, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ये कहता है जब हमारे पास कई सारे विकल्प मौजूद होते हैं तो उन विकल्पों में से चुनाव करना जो है वह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सही विकल्प क्या होगा उसका निर्णय लेना ज़रूरी हो जाता है। तो ये कार्य प्रबंधक का कार्य है कि वह किस प्रकार से निर्णय ले कि संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति सही तरीके से हो सके। फिर आता है आपका संस्था के अंदर उसको नियुक्ति जो है, हम स्टाफिंग जो हम कहते हैं कि प्रक्रिया में स्टाफिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि संस्था के प्रोसेस जो है वह एक प्रोसेस जो है वो उसका पार्ट है स्टाफिंग। जो उचित व्यक्ति, हर कार्य के लिए उचित व्यक्ति का चयन। कोई भी संस्था अपने कर्मचारियों से अच्छी नहीं हो सकती। अब ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति जो संस्था में काम करने आता है, जब हम उसको नियुक्त करते हैं, उसका चुनाव करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसको पारिश्रमिक देते हैं, तो हम उसके कार्य के अनुसार देते हैं। उसके कार्य के करने के तरीके को और बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि वह हमारे कंपनी के लिए असेट के रूप में काम करे, ना कि लायबिलिटी हो। फिर आता है नवपरिवर्तन, इनोवेशन। इनोवेटिंग जो है एक व्यवसाय की जान है। ये कहा जाता है व्यवसाय तब तक जीवित नहीं रह सकता जब तक कि उसमें नवपरिवर्तन ना हो। परिवर्तन वर्तमान युग की मांग मानी जाती है, क्योंकि अगर हम परिवर्तन नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आज के समय में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो साहस वृत्ति जिसे हम कहते हैं, उसका पूरा आधार ही नव परिवर्तन है।
अगर यह किसी भी संस्था में नव परिवर्तन का गुण होगा तो वह संस्था दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर सकती है। नव परिवर्तन से आशय केवल तकनीकी परिवर्तन से नहीं है, बल्कि इससे संस्था के उद्देश्यों को भली प्रकार प्राप्ति के लिए दिशा किसी प्रकार के नव परिवर्तन से सम्मिलित किया जाता है। अर्थात केवल तकनीकी परिवर्तन ही नव परिवर्तन नहीं है, तकनीकी के अलावा कार्य करने की शैली, कार्य करने के तरीके, कार्य करने को नई दिशा, ये भी नव परिवर्तन में आता है। फिर आता है प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटिंग। ये भी एक प्रबंधकों का महत्वपूर्ण कार्य है। हम वर्तमान युग में जो है जब हम कार्य करते हैं तो हमारी संस्था जो है वह अनेक मंचों पर अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, उसमें अपनी कार्यशैली को बताती है, अपने कार्य करने के तरीके को बताती है, अपने कार्य करने के तरीके को हर ओपन सिस्टम के रूप में वह प्रतिनिधित्व करती है। तो यह पता लगता है कि किसी भी संस्था की गुडविल कितनी बढ़ती है उसके रिप्रेजेंटेशन से, वह कितना लोगों के सामने अपने संस्था को कितने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने बेहतर तरीके से उसके लक्ष्यों को बता सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो हमने देखा कि किसी भी संस्था के अंदर जो है ये बहुत ज़रूरी है कि प्रबंध करते समय प्रबंध की प्रक्रिया को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, सही तरीके से उसका समायोजन किया जाए, तभी प्रबंध जो है वह सही एवं उचित प्रबंध होगा।